हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अकाउंट्स की कुछ बेसिक टर्म्स। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है वो जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे गुड्स के बारे में। गुड्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कराया कि गुड्स क्या होती है। मान लीजिए आपने किसी से कोई सामान परचेज़ किया और उसको आगे फिर आपने उसे सेल कर दिया, या तो वो सामान आप खुद बना रहे हो और खुद बनाकर उसे किसी को सेल कर दिया। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी से क्लोथ खरीदे हैं 100 रुपये के, आपने उसे बेच दिया आगे 500 रुपये में। यानी कि पहले आपने किसी से परचेज़ किया फिर आगे उसे सेल कर दिया, या तो फिर वो चीज़ आप खुद बना रहे हो आगे बेचने के लिए। अगर मैं बात करूँ गुड्स की, इसमें कोई भी चीज़ आ सकती है, आपका टीवी, एसी, कोई भी चीज़ आ सकती है। अगर मैं बात करूँ स्टॉक की, स्टॉक और इन्वेंट्री में कुछ फ़र्क नहीं होता। अगर मैं बात करूँ स्टॉक क्या होता है, आपका माल। अब आपके पास जो माल पड़ा होता है, या तो आप उसे फर्दर किसी के पास सेल करते हो, या तो फिर वो माल जो आपने अपने पास रखा होता है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि किसी चीज़ को बनाने के लिए। मान लीजिए आपके पास कोई रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, कच्चा माल पड़ा हुआ है, आपने उससे कोई चीज़ बनानी है, या तो आपने किसी से परचेज़ किया है उसे फर्दर सेल करने के लिए। अगर मैं बात करूं स्टॉक की, स्टॉक भी हमारे पास 2 टाइप का होता है, एक ओपनिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैं बात करूं ओपनिंग स्टॉक की, यहाँ पर ये हम चेक करते हैं ओपनिंग स्टॉक में कि जब हमारा जो साल है वो स्टार्ट होता है, साल की स्टार्टिंग में आपके पास कितना माल पड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूं आपके फाइनेंशियल ईयर की, आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। आप ओपनिंग स्टॉक में ये चेक करते हो कि 1 अप्रैल को आपके पास कितना माल पड़ा हुआ है, आपने कितना परचेज करा, कितना प्रोड्यूस करा 1 अप्रैल को, यानी कि जब आपका साल की शुरुआत होती है। अगर मैं बात करूं क्लोजिंग स्टॉक की, आप साल के एंड में जब आपका साल ख़त्म होता है आप चेक करते हो कि आपके पास कितना माल बच चुका है साल के एंड में, उसी को क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। कभी कभी आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचता नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि आपका जो सारा माल होता है वो बिक जाता है पूरे साल में, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचता। यानी कि ओपनिंग स्टॉक में हम ये चेक करते हैं कि हमारा जब हमारे साल की शुरुआत होती है तब हमारे पास कितना माल है, और जब हमारा साल एंड होता है तब हमारे पास कितना माल है, उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री के बारे में। इन्वेंट्री और स्टॉक में ज़्यादा फर्क नहीं होता। अगर मैं बात करूं इन्वेंट्री की, सबसे पहले इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि आपके पास कोई भी माल पड़ा हुआ है, कोई कच्चा माल, आप उससे, जैसे कि आपकी कोई कॉटन हो सकती है, ठीक है, आपके पास अभी कच्चा माल पड़ा हुआ है, आपने उसे पूरा प्रोड्यूस नहीं करा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में, यानी कि वो काम जो आपने शुरुआत तो उसकी कर ली है लेकिन वो अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे कि आपने कॉटन से आपने थ्रेड बना लिया है लेकिन उससे अभी कपड़ा नहीं बना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिनिश गुड्स की, यानी कि आपने जो अपनी गुड्स है उसे पूरी तरह तैयार कर चुके हो, यानी कि आपने जो गुड्स है वो कंप्लीट कर ली है, ठीक है। यानी कि रॉ मटेरियल आपका कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि वो काम जो आपने शुरुआत तो उसकी कर दी है लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हो रहा है, वो वर्क इन प्रोग्रेस है, वो चल रहा है। फिनिश गुड यानी कि आपका जो सामान है वो बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है सेल करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में। देखिए, आप जब भी अपने बिजनेस में कभी कभी क्या करते हो कि आप जो अपना सामान बेचते हो या तो उसे कैश में सेल करते हो या उसे क्रेडिट में सेल करते हो। अगर आपने उसे क्रेडिट में सेल किया है, यानी कि आपने कोई गुड्स को सेल कर दिया क्रेडिट में, फ्यूचर में जाकर वो इंसान आपको पैसे वापस कर देता है। यानी कि जो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है कि आपको वो अमाउंट रिसीव हो रही है जिसको आपने किसी को सेल करी थी गुड्स, उसके बदले में वो आपको आपके जो पैसे हैं वो वापस कर रहा है। आपने उसे सामान बेचा, वो आपको अपने सामान के बदले में जो पैसे बन रहे थे वो आपको इन फ्यूचर लौटा देता है, अगर आपने उसको सामान क्रेडिट पे बेचा होगा। यानी कि अगर आपने किसी को सामान उधार में बेचा है तो वो आपको इन फ्यूचर आपके जो पैसे हैं वो लौटा देता है, यानी कि उसी को ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल की भी 2 टाइप्स होती है, एक होता है डेटर्स, एक होते हैं बिल रिसीवेबल्स। अगर मैं बात करूं डेटर्स की, डेटर्स क्या होते हैं, हमने इसके बारे में पहले भी बात करी है
कि डेटर्स यानी कि आपने किसी को सामान उधार में बेचा है, आपने किसी को सामान उधार में बेचा है, अब वो फ्यूचर में जाकर आपको उसके पैसे जो है वो वापस करेगा, यानी कि आपने किसी को सामान क्रेडिट में बेचा है। देखिए बिल रिसीवेबल्स क्या होता है, ये एक तरीके का एग्रीमेंट होता है। अब देखिए डेटर्स में क्या होता है कि ये तो आपसे जुबान करता है कि वो फ्यूचर में जाकर आपके जो पैसे हैं वो वापस कर देगा अगर आपने उसे कोई भी चीज़ बेची है। अगर बिल रिसीवेबल्स की बात करूं, जाने कि वो पर्सन आपको लिख कर देता है कि वो इतनी डेट को आपके जो पैसे हैं वो वापस कर देगा। यहाँ पर कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, पर बिल रिसीवेबल में क्या होता है, वो एग्रीमेंट होता है, वो आपको लिख कर देता है कि आप उसे इतनी डेट में जो पैसे हैं वो वापस कर देंगे। अब देखिए ट्रेड पेएबल क्या होता है, अब किसी को आपने सामान उधार में भी दिया होता है और आपने जो सामान है वो क्रेडिट में परचेज भी किया होता है, यानी कि आपने अपना जो सामान होता है आप भी उसे उधार में परचेज करते हो और जब वो आप उसकी पेमेंट कर देते हो उसी को ट्रेड पेएबल बोलते हैं। ट्रेड पेएबल की अगर मैं बात करूँ, इसकी भी दो टाइप्स है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। अगर मैं बात करूं क्रेडिटर्स की, जाने कि आपने किसी से सामान उधार में ले रखा है और उसको आप उसके बदले में फ्यूचर में जाकर पेमेंट उसकी वापस करते हो, यानी कि उस इंसान को आप पे करोगे जिससे आपने सामान उधार में दे रखा है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमने सामान उधार में ले रखा है, और डेटर्स कौन होते हैं, जिसको हमने सामान उधार में दे दिया है। यानी कि क्रेडिटर्स और डेटर्स के बीच में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। डेटर्स यानी कि जिसे हमने सामान उधार में दिया है, क्रेडिटर्स जिनसे हमने सामान उधार में लिया है। देखिए बिल्स पेएबल क्या होते हैं, ये भी एक एग्रीमेंट हो गया बिल रिसीवेबल की तरह। यहाँ पर क्या होते हैं कि आप लिख कर देते हो, यहाँ पर एक एग्रीमेंट होता है, इसमें आप लिख कर देते हो कि मैं इतनी डेट को आपके जो पैसे हैं वो वापस कर दूंगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट यानी कि आपका कोई भी खर्चा। अब देखिए हमने क्लोथ की एग्जांपल ले ली थी कि हमने 100 रुपये में परचेज़ किया, उसे 500 रुपये में बेच दिया, यानी कि 100 रुपया क्या हो गया, मेरा खर्चा हो गया। यानी कि आप वो चीज़ जिसको परचेज़ करने में जिस खर्चा होता है या तो फिर उसे बनाने में खर्चा होता है, उसी को कॉस्ट बोलते हैं। यानी कि आपका खर्चा किसी चीज़ को परचेज़ करने में लगा हो सकता है या तो फिर उसे बनाने में लगा हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाउचर के बारे में। वाउचर एक तरीके का एविडेंस होता है, यानी कि आप बिल मांग सकते हो। बिल होता है जिससे ये शो होता है कि आपने किसी के साथ ट्रांजैक्शन करी है, किसी के साथ आपने परचेज और सेल करी है। वाउचर एक एविडेंस के तरह होता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट, इसका जो चैप्टर है आपकी बुक में डिटेल में दिया हुआ है, उसे भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्काउंट के बारे में। अब डिस्काउंट क्या होता है, यानी कि आप देखिए आप जब बाज़ार में सामान लेने जाते हो, अब जो सेलर होता है, जो सामान बेचता है, वो क्या करता है, कभी बार आपको कुछ प्राइस में छूट दे देता है, यानी कि आपको डिस्काउंट दे देता है कि 10% ऑफ, 20% ऑफ, यानी कि आपकी जो गुड्स होती है उसके प्राइस में आपको छूट दे देता है, वो प्राइस आपको कम कर देता है, तो उसी को डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, वही बात होगी कि आपने किसी की गुड्स में प्राइस में आपने जो प्राइस है उसका कम कर दिया। जैसे कि कोई चीज़ 100 रुपये की है, आपने बोल दिया कि आप उसे 10% ऑफ में दोगे, यानी कि 90 रुपये में दोगे, आपने उसका प्राइस जो है वो कम कर दिया, यानी कि आपने यहाँ पर 10% की छूट दे दी। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है, देखिए आप बिजनेस में चीज़ों को उधार में भी बेचते हो, कैश में भी बेचते हो। आप कभी कभी क्या करते हो कि ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो क्रेडिट में ना बेचनी पड़े, उधार में ना देनी पड़े, तो आप क्या करते हो कि जो इंसान आपको टाइम में पेमेंट करेगा, टाइमली पेमेंट करेगा, उसको क्या करते हो, आप अपनी छूट दे देते हो, वहाँ पर आप डिस्काउंट दे देते हो कि आपको कम पेमेंट करनी पड़ेगी ताकि वो आपको टाइम पे पेमेंट दे सके। यानी कि मान लीजिए उसने 1000 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, आपने बोला अगर आप 1000 रुपया अपना मुझे पैसे टाइम पे दे दोगे, मैं वही गुड्स आपको 900 रुपये की सेल करूँगा, उसी को कैश डिस्काउंट बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिबेट के ऊपर कि रिबेट क्या होती है। अगर मैं बात करूँ रिबेट की, रिबेट भी एक तरीके का डिस्काउंट होता है, ठीक है, यानी कि आपकी सेल में वैल्यू को कम कर देना। अब कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास कोई ऐसी गुड्स पड़ी होती है जो कि बिक नहीं रही होती,
कोई भी उसका रीज़न हो सकता है, अभी वो बिक नहीं रही होती, या तो उसकी पुअर क्वालिटी होती है, या तो उसकी डिमांड मार्केट में बहुत कम होती है, यानी कि पीछे से उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा आ रही है लेकिन वो उसकी डिमांड उतनी नहीं है। तो आप क्या कर देते हो, उस गुड्स को बेचने के लिए आप अपनी डिस्काउंट दे देते हो ड्यू टू पुअर क्वालिटी, यानी कि वो गुड्स इतनी अच्छी नहीं होती लेकिन आप उसे बेचने के लिए क्या कर देते हो, डिस्काउंट देते हो। इसी को रिबेट बोलते हैं। रिबेट और डिस्काउंट में ज़्यादा फर्क नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैड डेट्स के बारे में कि बैड डेट्स क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं बैड डेट्स के बारे में, अब देखिए आपने किसी को सामान बेच दिया उधार में, यानी कि आपने किसी को सामान क्रेडिट में सेल कर दिया है। अब वो पर्सन आपके पैसे लेकर भाग जाए, या तो वो पर्सन जो आपको पैसे देने से मना ही कर दे कि वो आपको फ्यूचर में जो पैसे हैं वो जो उसे देने थे वो आपको ना लौटाए, वो मना कर दे कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, या तो वो आपके पैसे लेकर भाग जाए, वो आपको ना वापस करे, उसी को बैड डेट्स बोलते हैं। ये आपके बिजनेस के लिए लॉस होता है, यानी कि वो पैसे जो हमें रिकवर नहीं हो रहे हैं, जो हमें रिकवर होने चाहिए थे। हमने किसी को सामान उधार में दे रखा था लेकिन वो इंसान पैसे देने से मुकर चुका है, उसने मना कर दिया, वो पैसे लेकर भाग गया, उसी को बैड डेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि एक साइड हम एसेट्स को लिखते हैं, एक साइड हम लाइबिलिटी को लिखते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बुक वैल्यू के बारे में। अब देखिए कोई भी एसेट्स होती है आपकी, उसे आप अपने अकाउंट में लिख लेते हो। जैसे कि उसे कैसे लिखते हो, जाने कि आपका कोई भी आपने फर्नीचर परचेज करा, अब फर्नीचर का जितना प्राइस होगा उसे भी लिखोगे, माइनस उससे डेप्रिसिएशन कर देते हो कि कितनी उसकी जो वैल्यू है इतने सालों में कम होगी, उसे आप माइनस कर कर अपनी बुक में लिख लेते हो इतना है। ठीक है, बुक वैल्यू यानी कि आप एसेट की वैल्यू अपनी बुक्स में डालते हो। कितनी वैल्यू डालते हो, जितना वो सामान जितने में परचेज किया उससे उसका जो डेप्रिसिएशन है उसे लेस कर कर आप अपनी वैल्यू बुक्स में लिखते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे बुक्स ऑफ काउंट्स। बुक्स ऑफ काउंट्स होती है, यहाँ पर अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रेडिट के बारे में। हमने पहले ही बोला है कि राइट साइड में आप जब अपना अकाउंट बनाते हो तो राइट साइड में आप क्रेडिट लिखते हो, लेफ्ट साइड में डेबिट लिखते हो। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, हमने पहले भी बात करी है कि मान लीजिए आपने कोई फर्नीचर परचेज करा, अब 2 साल बाद अगर आप उसे चेक करेंगे उसकी जो वैल्यू होती है वो सेम नहीं रहती, उसकी जो वैल्यू होती है वो कम होती रहती है टाइम के साथ। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, अगर आपने उसे आज 10,000 में परचेज करा तो 2 साल बाद उसकी वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है, सेम नहीं रहती, उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। यानी कि बुक की जो वैल्यू होती है एसेट की वो डिक्रीज होती रहती है टाइम के साथ साथ। एंट्री क्या होती है कि यानी कि जो ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उसी को एंट्री बोलते हैं। जैसे कि आपकी जर्नल एंट्री हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं, उसमें हम जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको एंट्री बोल देते हैं। इंसॉल्वेंट क्या होता है, यानी कि किसी पर्सन का दिवालिया निकल जाना, वो इस स्थिति में नहीं है कि वो आपका जो डेट्स है आपके वो पे कर सके। यानी कि आपने किसी को सामान उधार में दिया लेकिन उसका जो वो स्थिति में नहीं रहा कि वो आपके पैसे जो है वो वापस कर सके, उसका दिवालिया निकल चुका है। सोल्वेंट यानी कि वो पर्सन जिसके पास वो काबिलियत है कि वो आपका जो पैसा होता है या किसी का कोई भी कर्जा उसने लिया हो उसको देने में काबिल हो। इंसॉल्वेंट यानी कि किसी का दिवालिया निकल जाना, वो पैसे देने के काबिल नहीं रहा। और सोल्वेंट यानी कि जिससे उसने कर्जा ले रखा है उसको देने के वो भी काबिल है। प्रोप्राइटर ओनर आपका जिसने आपके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं, प्रोप्राइटर आपके ओनर को बोलते हैं। वही रिस्क लेता है सारा, उसी ने पैसे इन्वेस्टमेंट करे होते हैं आपके बिजनेस में। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस करा था कि ये आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि आपकी साल के एंड में आपकी क्या पोजीशन है, आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, आपकी कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है साल के एंड में, आपको कितना लॉस हो रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताती है। तो चलिए ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, तो शेयर भी करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।